नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर ममता का बीजेपी पर जोरदार हमला। कहा, बाहर से गुंडे लाकर बंगाल को जीतना आसान नहीं। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे परिणाम के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेता के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। इस क्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ बिहार उत्तर प्रदेश की एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा बंगाल पर कब्जा करने के लिए बाहर से लाखों गुंडे के साथ आई है, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि उनका यह हथकंडा काम नहीं आने वाला है। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले दिल्ली को बचाएं और फिर बंगाल के बारे में सोचें। ममता बनर्जी ने कहा कि देश में दो सिंडिकेट हैं, पहले नंबर पर मोदी हैं और दूसरे नंबर पर अमित शाह हैं। ममता बनर्जी ने शाह के 3 चरणों में 65 से 70 सीट लाने के दावे पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह शाह का सपना है। इसके बाद उन्होंने कहा कि भाजपा को कांग्रेस और वाम दलों की मदद से 25-20 सीट आ जाए तो बहुत है। उन्होंने कहा कि इन दोनों पार्टियों के अलावा भाजपा चुनाव जीतने के लिए सेंट्रल फोर्सेस का भी सहारा ले रही हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए कार्यस्थल पर टीकाकरण को मिली मंजूरी। 11 अप्रैल से होगी शुरुआत। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी कार्यालयों में भी टीकाकरण केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। इसके तहत यदि किसी भी सरकारी या निजी दफ्तर में 100 से ज़्यादा लोग 45 साल से अधिक उम्र के हैं तो वहां केंद्र बनाकर टीकाकरण किया जा सकता है। आपको बता दें कि नज़दीकी सरकारी या निजी अस्पताल की टीम इस कार्य को अंजाम देगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों और प्रधान सचिवों को भेजे गए पत्र में कहा है कि राज्य टीकाकरण को बढ़ाने के लिए 11 अप्रैल से सरकारी और निजी कार्यालयों में केंद्र स्थापित कर टीकाकरण शुरू कर सकते हैं। पत्र के साथ साथ इसके लिए एक विस्तृत नियमावली भी भेजी गई है। इसमें कहा गया है कि किसी भी सरकारी और निजी कार्यालय में तभी कोरोना वैक्सीन केंद्र बनाया जा सकता है जब वहां कम से कम 100 कार्मिक टीका लगाने के योग्य हो, यानी वह 45 साल से अधिक उम्र का हो और वहां कार्यरत हो। दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना मामलों को देखते हुए लोगों का पलायन शुरू। स्टेशनों पर हजारों की भीड़ उमड़ी। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के 5100 मामले सामने आए और रात्रि कर्फ्यू भी लगा दिया गया। इन सब के बाद लोगों के दिल में एक बार फिर से लॉकडाउन की दहशत घर करती जा रही है। यही वजह है कि लोग दिल्ली को छोड़कर अपने गृह राज्य लौट रहे हैं। लोग नहीं चाहते हैं कि अगर देश या दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लगे तो उन्हें फिर से यह तनाव से गुजरना पड़े जिससे वह पिछले साल गुजरे थे। यही कारण है कि आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। लोग अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। इसके बाद आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण मामलों की बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 9 से 19 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने यह फैसला दिन में रिकॉर्ड 2821 मामले सामने आने के बाद लिया है। पिछले 24 घंटों में रायपुर में इस खतरनाक वायरस से 26 लोगों की जान चली गई है। सुप्रीम कोर्ट अनिल देशमुख की याचिका पर आज करेगा सुनवाई। हाई कोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आज महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई करेगा। अनिल देशमुख ने बम्बई हाई कोर्ट के सीबीआई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आपको बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली कराने के आरोप के मामले में बम्बई हाई कोर्ट ने सीबीआई के जांच के आदेश दिए हैं। वहीं सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए मंगलवार को एक प्राथमिकी दर्ज की। आपको बता दें कि अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी की एक टीम मंगलवार दोपहर मुंबई पहुंची और सभी संबंधित दस्तावेज एकत्र किए तथा बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्राथमिकी जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद विदर्भ के अनुभवी नेता देशमुख ने राज्य सरकार से इस्तीफा दे दिया था। पाकिस्तान ने 1100 भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को दिया वीजा। बताया क्यों लिया यह फैसला। जी हां, आपको बता दें कि 12 से 22 अप्रैल के बीच वार्षिक बैसाखी उत्सव में शामिल होने के लिए पाकिस्तान ने 1100 भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को वीजा जारी किया है।
पाकिस्तान उच्चायोग ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि पाकिस्तान सरकार ने पंजाबी और सिखों के लिए बैसाखी पर्व के महत्व को देखते हुए यह फैसला लिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब दोनों देशों के रिश्तों में कुछ बदलाव आया है। इसके बाद आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान की सेनाएं पिछले दिनों 2003 के सीज फायर के समझौते को लागू करने पर सहमत हुई हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान ने भारत से कपास और चीनी आयात की मंजूरी दी थी। हालांकि विपक्ष और अपने ही कुछ मंत्रियों के दबाव में इमरान सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा। लॉकडाउन को लेकर अनिल अंबानी के बड़े बेटे का सरकार पर तीखा हमला, कहा यह सिर्फ नियंत्रण से जुड़ा है, स्वास्थ्य से नहीं। जी हां, आपको बता दें कि उद्योगपति अनिल अंबानी के बड़े बेटे अनमोल अंबानी ने कोविड-19 संक्रमण में बढ़ोतरी के बीच लॉकडाउन के नए दौर की खिलाफत करते हुए कहा कि इस तरह की रोकथाम का संबंध स्वास्थ्य से नहीं बल्कि नियंत्रण से होता है और इससे समाज तथा अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के 29 वर्षीय पूर्व कार्यकारी निदेशक ने कई ट्वीट करके कहा कि नए आंशिक लॉकडाउन के नियम छोटे कारोबारियों और दिहाड़ी मजदूरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि पेशेवर अभिनेता अपनी फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं, पेशेवर क्रिकेटर देर रात करके क्रिकेट खेल सकते हैं, पेशेवर राजनेता लोगों की भीड़ के साथ अपनी रैलियों को जारी रख सकते हैं, लेकिन आपका कारोबार जरूरी नहीं है, आप भी नहीं समझे। अनमोल ने कहा, अनिवार्य का क्या मतलब है? हर व्यक्ति का काम उसके लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यह स्वास्थ्य के लिए नहीं, नियंत्रण के लिए है। आगे उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम सभी अनजाने या अवचेतन में एक नए जाल में फंसते जा रहे हैं। देश भर में 100 से अधिक सेंधमारी करने वाले 4 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने देश भर में 100 से अधिक चोरी और सेंधमारी में कथित रूप से शामिल रहे एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को काफी समय से इस गैंग की तलाश थी। पुलिस ने बुधवार को बताया कि क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए सेंधमारों की पहचान रफीक लश्कर, मोहम्मद सलीम, अजीजुल रहमान और मोहम्मद रजाक के रूप में हुई। ये सभी बांग्लादेशी नागरिक हैं और अवैध रूप से कुछ साल पहले भारत में आकर बस गए थे और जल्द ही अमीर बनने के लिए अपराध करते थे। पुलिस ने बताया कि अपराधियों ने फरीदाबाद, जोधपुर, औरंगाबाद, गुलबर्ग, वापी, बेंगलुरु, पुणे और मुंबई समेत देश भर में 100 से अधिक चोरियां करने का अपराध स्वीकार किया है। सोने चांदी के दामों में हुआ भारी बढ़ोतरी। जी हां, आपको बता दें कि शादी विवाह के सीजन से पहले ही सोने और चांदी के भाव में तेजी आने लगी है। 7 अप्रैल को 24 कैरेट सोने का भाव 494 रुपये बढ़कर 45,904 रुपये पर पहुंच गया। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी के रेट में 717 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का दाम 66,139 रुपये पर पहुंच गया है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।